किसान साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। आज हम एक नया और ख़ास विशेष वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुगनी पेठा की खेती। आज के वीडियो में पूरी जानकारी जुगनी पेठा से जुड़ी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप जुगनी पेठा की खेती कर सकते हो, अच्छी पैदावार ले सकते हो, अच्छे मंडी भाव ले सकते हो, किस समय आपको ये करनी होती है, बेसल डोज क्या रहती है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, इसके साथ साथ सीड सिलेक्शन आपको किस प्रकार से करना है, सिंचाई किस प्रकार से करनी है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाती है। किसान साथियों, जुगनी पेठा को आजकल सब्जी के रूप में पूरे भारतवर्ष में काफ़ी पसंद किया जाने लगा है। हमारी विवाह शादियों में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। इसके साथ साथ हम इसके मंडी भाव की बात करें तो इसके मंडी भाव पूरे वर्ष भर बहुत अच्छे रहते हैं और इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। इसकी मंडियों में पूरे वर्ष भर डिमांड बनी रहती है। हमारे बहुत सारे किसान साथी जुगनी पेठा की खेती कर काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए किसान साथियों, आप भी जुगनी पेठा की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इसकी पैदावार बहुत अच्छी रहती है, मंडियों में पूरे वर्ष भर इसकी डिमांड बनी रहती है। हमारे बहुत सारे किसान साथी इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यदि आप भी जुगनी पेठा की खेती करना चाहते हो तो बहुत कम अवधि की यह फसल है, बहुत कम खर्च में यह तैयार हो जाती है। मात्र 3 महीने में लाखों रुपए इस खेती से आप कमा सकते हो। यदि आप जुगनी पेठा की खेती करना चाहते हो तो वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा अंत तक देखिएगा। जुगनी पेठा की खेती से जुड़ी हर जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसकी पैदावार आप बहुत अच्छी ले सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम सेपरेट शेड्यूल पूरा आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से किस समय आपको कौन सा स्प्रे किस रोग के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल डोज की। तो आपको खेत की तैयारी से पहले या खेत की अंतिम जुताई से पहले बेसल डोज के रूप में आपको लेना है 1 बैग DAP, 2 बैग सिंगल सुपर, उसके साथ 1 बैग पोटास। और यदि आपके खेत में नीमाटोड की समस्या है तो आप कार्बोफ्रान या इसके अलावा आप रिजेंट का प्रयोग कर सकते हो। रिजेंट और कार्बोफ्रान की जो मात्रा है यहाँ पर आपको 5 kg से लेकर 10 kg रखनी है। इसके साथ साथ किसान साथियों, इस समय आपको अपने खेत के अंदर गोबर का खाद का प्रयोग जरूर करना है। आप प्रति एकड़ 4 ट्रैली गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हो। यदि आपको गोबर का खाद नहीं मिल पा रहा है तो उस अवस्था में आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट के जो रिजल्ट हैं हमारे किसान साथियों को पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। इस खाद से किसान साथियों, आपकी जो फ्रूट क्वालिटी है वह भी बेहतर होगी और आपकी भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके बाद किसान साथियों, हम बात करते हैं खेत की तैयारी कि आपको फसल लगाने से पहले खेत को किस प्रकार से तैयार करना है। साथियों, खेत तैयार करते समय सबसे पहले आपको कल्टीवेटर से गहरी जुताई करनी है। उसके पश्चात आपको रोटावेटर से मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरा बना लेना है। यदि आपके पास ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा है तो आपको अपने खेत के अंदर बेड तैयार कर लेने हैं। उसके बाद किसान साथियों, आपको ड्रिप को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद मल्चिंग पेपर को बेड के ऊपर बिछा देना है। जिन किसान साथियों के पास ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा नहीं है वह किसान साथी भी बड़ी आसानी से जुगनी पेठा की खेती कर सकते हैं। वह किसान साथी अपने खेत के अंदर मेड बना सकते हैं या वो बेड बना सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा नहीं है तो किसान भाइयों, खरपतवार आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा उगता है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। इसके अलावा आपको जो बेसल डोज होती है वो खेत के अंदर पहले देनी होती है या ड्रिप से आप बेसल डोज नहीं दे पाते हो। इस अवस्था में जिन किसान साथियों के पास ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा है
वो अपने खेत के अंदर समय समय पर अपने पौधों को ड्रिप से जो है वो खाद और उर्वरक दे सकते हैं। जिन किसान साथियों के पास ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा नहीं है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह किसान भी बहुत अच्छे तरीके से जुगनी पेठा की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार से हमने बताया आप मेड तैयार कर सकते हो और मेड तैयार करने के पश्चात आप इस सीड की सोइंग कर सकते हो। सीड सोइंग करते समय किसान साथियों आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास बेड है और मल्चिंग की सुविधा है तो मल्चिंग में अधिकतर देखा गया है कि होल जिगजैग तरीके से बने हुए होते हैं, परंतु जो आप मेड बनाओगे किसान साथियों, आपको मेड के दोनों तरफ जिगजैग तरीके से 1.5 या 2 फुट के अंतर पर आपको सीड लगाना है, जिससे आपकी फसल को जो पौधे की ग्रोथ है उसको स्पेस मिलेगा और आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। जिस समय किसान साथियों आप खेत को तैयार कर लेते हो, बेसल डोज पर्याप्त मात्रा में अपने खेत के अंदर आप दे देते हो, उसके बाद समय आता है सीड लगाने का। तो सीड लगाने से पहले किसान साथियों आपको सीड का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना है। आपको आपके क्षेत्र और भूमि के अनुकूल सीड का इस्तेमाल करना है। आप इसके लिए अपने क्षेत्र में जो किसान काफ़ी समय पहले से जुगनी पेठा की खेती कर रहे हैं उनसे जाकर आप मिल सकते हो और आपके क्षेत्र में अच्छे तरीके से ग्रो होने वाले, अच्छी पैदावार देने वाली जो वैरायटियां हैं उनके बारे में जान सकते हो। इसके अलावा किसान साथियों आप अपने क्षेत्र में जो भी दुकानदार वेजिटेबल सीड का काम करते हैं उनसे जाकर मिल सकते हो और आपके क्षेत्र में प्रचलित अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में जान सकते हो। किसान साथियों, जिसमें आपका पूरा सीड लग जाता है उसके बाद समय आता है सिंचाई का। सीड लगाने के तुरंत पश्चात आपको सिंचाई करनी होती है। सिंचाई करते समय किसान साथियों आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई इस प्रकार से करनी है जो पानी है वो मेडों के ऊपर तक ना जाए, मेडों के ऊपर तक केवल पर्याप्त नमी और सीलन ही जाए, जिससे आपका 100% जो सीड है वो जर्मिनेट होगा। सिंचाई के 5 से 7 दिन बाद आपका पूरा सीड जर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद अब समय आता है रोगों के नियंत्रण का और स्प्रे शेड्यूल का। जुगनी पेठा में किसान साथियों काफ़ी रोगों का अटैक होता है, जैसे कि रस चूसक कीटों का अटैक होता है, वायरस की बीमारी इसके अंदर आती है, फ्रूट फ्लाई का अटैक इसके अंदर होता है, फंगस की दिक्कत इसके अंदर आती है। हम स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा स्प्रे शेड्यूल बनाकर देंगे, आपको समझाएंगे कि किस समय और किस प्रकार से कौन सा स्प्रे आपको इस्तेमाल करना है जिससे आप अपनी फसल को इन रोगों से बचा सकते हो। सबसे पहले साथियों, जब आपकी फसल पूरी जर्मिनेट हो जाती है उसके 5 से 7 दिन बाद आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना है यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर। इस समय आपको साफ पाउडर का एक हल्का स्प्रे निकाल देना होता है, जिससे यदि आपकी फसल के अंदर थोड़ी बहुत फंगस की समस्या है तो वो ख़त्म हो जाती है और आपकी फसल हरी भरी बनी रहती है। जिस समय साथियों आपकी फसल 15 दिन की हो जाती है उस समय फिर आपकी स्प्रे निकालना होता है। यहाँ पर साथियों हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि इस फसल के अंदर जो है वायरस की समस्या बहुत देखने को मिलती है, विशेषकर अप्रैल के महीने में, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में जो यह अटैक है वायरस का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इन दिनों फ्लाइंग इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, रस चूसक कीटों का अटैक ज़्यादा होता है, जिससे पौधे के अंदर वायरस बन जाता है। यदि आपको इस समय आपकी फसल के अंदर फ्लाइंग इंसेक्ट का या वायरस के कोई सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको इस समय बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। आप इस समय स्प्रे के रूप में ले सकते हो डव का डेलीगेट के नाम से इंसेक्टिसाइड आती है, उसको आप प्रयोग कर सकते हो। यदि आपको अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो इस आपको 3 दिन बाद इसको रिपीट कर देना है और इसके साथ आप फंगिसाइड के रूप में साफ पाउडर को मिला सकते हो, बाओस्टीन ले सकते हो, कोई भी एक फंगिसाइड इसके साथ आप मिला सकते हो। और यदि आपको अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पे रिकमेंड करेंगे कि आप फंगिसाइड को अलग और इंसेक्टिसाइड को केवल अकेले ही प्रयोग करें, ताकि जो फ्लाइंग इंसेक्ट का
प्रकोप है वो ख़त्म हो सके। इसमें आपको स्प्रे का जो पंप है जिसे आप यूज़ कर रहे हो उसका फव्वारा बहुत बारीक बना के रखना है, जिससे आपके पूरे पौधे में दवाई अपना असर दिखा सके। डेलीगेट में ट्रांसलैमिनार एक्शन होता है, यह पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे बैठे इंसेक्ट को भी ख़त्म कर सकता है। आपकी फसल साथियों जिस समय 20 दिन की हो जाती है उस समय फिर आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना होता है ह्यूमिक एसिड, और उसके साथ आप 19-19-19 को ऐड कर सकते हो। इस स्प्रे के बाद साथियों आपकी जो फसल के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी जो फसल है वो हरी भरी बनी रहती है। और जब तक आपकी फसल हरी भरी बनी रहती है तो उसमें वायरस के आने की समस्या और आसार बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए इसमें आप ये स्प्रे निकाल सकते हो। आपकी फसल साथियों जिसमें 30 दिन की हो जाती है उसमें फिर आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय आपकी जो फसल है वो फ्रूटिंग स्टेज पर होती है और इस समय फ्रूट फ्लाई का अटैक भी देखने को मिलता है। इसीलिए साथियों इसके साथ साथ आपको लीफ माइनर का अटैक भी इन दिनों देखने को मिलता है, इसलिए आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय आप स्प्रे के रूप में लेंगे पासफ कंपनी की सफीना और उसके साथ आप सिजेंटा कंपनी की एप्लिको को ऐड कर लोगे। इन दोनों इंसेक्टिसाइडों को मिलाकर आप एक स्प्रे निकाल दीजिए। आपकी फ्रूट फ्लाई की, लीफ माइनर की सभी समस्याएं इस स्प्रे के बाद कंट्रोल हो जाती हैं और आपकी फसल सुरक्षित रहती है। इस समय यदि साथियों आपको आपकी फसल के अंदर फल फूल गिरने की, गलने की समस्या यदि आपके सामने आ रही है तो इस स्प्रे के साथ आप बायर कंपनी की प्लानोफिक्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्लानोफिक्स की जो मात्रा है वह जो हमारी स्प्रे की टंकी होती है 15 से 20 लीटर की, उसमें 4 से 5 ml से ज़्यादा नहीं रखनी होती है। 4-5 ml प्रति टंकी आप इसका इस्तेमाल करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। इस स्प्रे के 10 से 15 दिन पश्चात यानी कि आपकी फसल जब 45 से 50 दिन की हो जाती है तो फिर आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना होता है फंगिसाइड के रूप में बावास्टिन और उसके साथ इंसेक्टिसाइड के रूप में आप ऐड कर सकते हो बायर कंपनी की सोलोमन। इन दोनों दवाइयों को मिलाकर आप एक स्प्रे निकाल दीजिए, जिससे आपकी फसल के अंदर इंसेक्ट की या फंगस की यदि कोई समस्या है तो वह दूर हो जाती है। साथियों इस स्प्रे के 5 से 7 दिन पश्चात या जिस समय आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है तो उस समय फिर आपको एक स्प्रे निकालना होता है। इस समय आपको स्प्रे के रूप में लेना होता है बायोवीटा और उसके साथ आप ऐड कर सकते हो NPK 0050। इस समय आपकी जो फसल है वह फ्रूटिंग स्टेज से आगे बढ़ चुकी होती है और आपकी जो फसल में फल पकना शुरू हो जाते हैं, तो इस स्प्रे से आपकी जो फलों की साइन और साइज़ बहुत अच्छा आपको मिलेगा। फ्रूट क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो मंडी में भी अच्छे भाव आपको इसके मिलेंगे। इसके बाद साथियों यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी देखने को मिल रही है तो इनमें से कोई भी स्प्रे आप रिपीट कर सकते हो। यहाँ पर किसान साथियों हम आपको बता दें यदि आपको वायरस की समस्या अपने खेत के अंदर देखने को मिल रही है तो जिन पौधों में वायरस आ चुका है हम आपको सलाह देते हैं कि उनको उखाड़ कर खेत से दूर ले जाकर मिट्टी में दबा दीजिए। उसके बाद आपको स्प्रे निकाल देना है, जिससे आपके जो पौधे सुरक्षित हैं उनमें बीमारी आने का जो खतरा है वह कम हो जाता है। यहाँ पर साथियों हम आपको बता दें जो जुगनी पेठे की खेती है वो ज़्यादा गर्मियों में आपको नहीं करनी है, इसीलिए जैसे ही आपके खेत खाली हो जाते हैं तो जल्द से जल्द आपको जुगनी पेठे की जो बिजाई है वो कर देनी है। साथियों यदि इस प्रकार से आप समय पर बिजाई कर देते हो, अच्छे तरीके से आपकी फसल की देखभाल करते हो तो आने वाले समय में अच्छी पैदावार आपको जुगनी पेठे से मिलेगी। इसके मंडी भाव भी बहुत अच्छे आपको मिलेंगे और प्रति एकड़ अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा हमारे किसान साथी कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी, पर्याप्त होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।